बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा, और ये मैं यूनिवर्सिटी एलएमएस के ऊपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और होपफुली आपने इसको पढ़ा होगा। आज हम जो पहला जो है वो लेक्चर एज अ वीडियो जो है वो ट्राई करते हैं, और इंशाल्लाह मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपको जो चीज़ हैंड आउट्स में समझ नहीं आई हम वो उसको क्लियर कर लें। देखिए, डेटा क्या है? हमारे पास सिंपली जो हम इसको बात करते हैं कि रॉ फैक्ट्स और फिगर आर डेटा। व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर, ये हम रेगुलर क्लासेस के अंदर इसको डेटा की टाइप से नेचर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको देखा होगा आपने कि जो हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप्स में इसको डिस्कस किया था। सो देखिए, आज या और हम इसको जो इसकी डेफिनेशन हमें मिलेगी वह द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अबाउट एनी प्रॉब्लम आइदर फैक्ट्स और अ फिगर। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या होंगी, वो यहाँ पे जो हम लिखा है कि एनी प्रॉब्लम दैट इज़ अ बेस फॉर अ डेटा। You can see that if any researcher have a research statement जिसके ऊपर उसको कुछ ना कुछ जो है वो जो है रिसर्च करनी होती है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो उस आइडिया से वो लेता है कि हम उसके आइडिया के मुताबिक, उस स्टेटमेंट्स के मुताबिक उसका जो डेटा होगा या इंफॉर्मेशंस होंगी वो क्या होंगी। वो फैक्ट्स में भी हो सकती हैं और फिगर्स में भी हो सकती हैं। डेटा क्योंकि एक जो है वो प्लूरल वर्ड है, इसका जो सिंगुलर है वो हमारे पास क्या है, उसको हम डेटा कहते हैं। और बाकी जो टर्म्स जो हम आमतौर पर डेटा के लिए जो यूज़ होंगी उनमें से एक जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन या स्टैटिस्टिकल डेटा, ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ डेटा की जो बात हो रही है। अब टाइप ऑफ डेटा हमने देखना है कि ये जो है अकॉर्डिंग टू जो है कलेक्शन की बात हम करेंगे कि यहाँ अकॉर्डिंग टू कलेक्शन हमारे पास डेटा की दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप जिसको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास प्राइमरी टाइप है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, और दूसरा हमारे पास है कि ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी डेटा हमारे पास क्या चीज़ होगी। देखिए, ऑलरेडी हम इस चीज़ को कर चुके हैं कि डेटा कैसे, डेटा को जो है वो हम आमतौर पे जो है वो प्राइमरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा एक्चुअली क्या होता है? ऐसा डेटा है कि जो डायरेक्टली जो है वो किसी भी सोर्स से लिया जाए। डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स मीन दैट बी अ पॉपुलेशन और सैम्पलिंग प्रोसेस, क्योंकि दो तरीके से हम जो है इंफॉर्मेशन करते हैं, या तो कंप्लीट इनोमरेशन करते हैं और या फिर हम जो है इसमें से जो है सैम्पलिंग प्रोसीजर कहते हैं। जब डेटा जो है वो डायरेक्टली सोर्स से जो है वो हम कलेक्ट करते हैं जाके पॉपुलेशन से, या जो इंडिविजुअल ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जब हम उनसे लेते हैं, तो उस डेटा को हम जो है वो क्या कहते हैं? प्राइमरी इंफॉर्मेशन या प्राइमरी डेटा। और इसको जो अगर हम इसकी बात करें कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो इसमें हमें एक डेफिनेशन मिलती है जिसको हम कहते हैं द डेटा विच कैन नॉट पास थ्रू एनी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। अब आप इस बात पे गौर कीजिए कि जब हम ये बात करते हैं कि वो किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से पास आउट नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी हमारे पास ये चीज़ होती है। सो इट्स मीन दैट कि जब हम सोर्स के पास जाएंगे और वहाँ से ही डेटा उठाएंगे, दैट वी फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी टेक फ्रॉम द पॉपुलेशन और फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, सो दैट मस्ट बी द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सो it haven't passed through any statistical procedure, so that be a primary data. So now let's come to the secondary, and secondary data is what is that when a primary data is passed through any statistical procedure, so that change its original shape, that's become a secondary. Means that how can its shape? Means somebody either that be a ungrouped data, that not can be a grouped, that might be the unorganized as well. So somebody, if it is used for any statistical procedure and somebody have calculated some numerical quantity or something, so that cannot now that be a secondary data. And now the primary data, now another person, a person have already used, and a second person is used for his personal use, then that data is a secondary for the second person. So because that already have passed through a
statistical procedure. So these are the some methods. We have the two types of method we already have discussed. Now we comes to that what are the method. Method to select the primary data. Now it's a really very important one. It's very important the method are used for a primary information. So here we have something that for you, the method used to collect the primary data. Just of course that you have already read that before come to the topic that what are the method, the sum of the terminologies are very important. Either we have used a complete enumeration, means we consider a population survey, or a sample survey. In both in these surveys there occur some errors, और वो एरर्स जो हैं वो हमें निकालने होते हैं या उनको मिनिमाइज़ करना होता है. इवन कि अगर हम बहुत ज़्यादा ही एहतियात क्यों ना कर रहे हों, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं कि वो एरर्स जो हैं वो हमारे पास रह जाए. अब इसमें से कुछ जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब मेथड्स हमने डिस्कस करने हैं उससे पहले इनका कंसेप्ट होना क्लियर होना ज़रूरी है. क्योंकि जो मेथड्स हैं उनको जो आपने देखा होगा टॉपिक्स में जो मैंने वहाँ लिखा है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की फॉर्म में लिखा हुआ है. सो इसलिए हम पहले इन एरर्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं. एरर सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो रिस्पांस एरर की बात करते हैं. देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली, ये डेफिनेशन ज़रूर आपने देखी होगी. देखिए सम टाइम ऐसा ज़रूर होता है, आपने FSC के एग्ज़ाम भी दिए, BS 1-2 में भी दिए, और आपने देखा होगा कि आपके जो है वो मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चन ज़रूर होते हैं. तो और ये प्रैक्टिस ज़रूर हुई होगी कि बाज़ दफ़ा ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, चूज़ कर लिया होगा, इवन कि आपको उस स्टेटमेंट की बिल्कुल समझ ही नहीं आई होगी. ऐसी सिचुएशन ये क्या है, जब आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा लेकिन आपको उसका मतलब ही नहीं आता, लेकिन क्योंकि आप तो मार्क्स के लिए जाते हैं इसलिए कोई 3-4 में से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं. अब आपने क्या किया, आपने रिस्पॉन्स कर दिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो रिस्पॉन्स कैसा है, वो ठीक है या गलत है. देखिए पेपर्स के अंदर तो डेफिनेटली हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि हमें अगर सही हो गया तो हमें मार्क्स मिल गए और गलत हो गया तो नहीं मिलेंगे. लेकिन क्योंकि जब हम रिसर्च या सर्वेस कंडक्ट कर रहे होते हैं, जब कोई इंडिविजुअल जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स कर लेता है तो वो रिस्पॉन्स जो है वो कंसिडर हो जाता है, वो उसको हमें डेटा एंट्री में डालना होता है. चाहे वो जो भी रिप्लाई करता है उसमें हम ये चीज़ नहीं देखते ये सही है या नहीं है, बस इतना है कि उसने रिस्पॉन्स कर दिया. क्योंकि जब उसने रिस्पॉन्स कर दिया और उसको खुद ही उस चीज़ का पता नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स एरर. बिकॉज कि उसको बिल्कुल ही उस आंसर का ही नहीं पता कि वो जो आंसर दे रहा है वो क्या है, बिकॉज कि उसने उस क्वेश्चन को समझे बगैर ही आंसर दिया है. सो ऑलरेडी जो है ये चीज़ मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत ही जो इसके अंदर जो है वो अकर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिस्पॉन्स. देखिए नॉन रिस्पॉन्स की 2 कंडीशंस हैं, और ये कुछ इस तरह का है, बहुत मोस्टली जो है जब कभी हम आगे जो मेथड एक पढ़ेंगे तो पोस्टल मेथड, उसमें ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है नॉन रिस्पॉन्स. व्हाट इज़ मीन बाय दैट नॉन रिस्पॉन्स, कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपने किसी को जो है वो पोस्ट किया, लेकिन उसने आपको जो है वो आपका जो उसको वो क्वेश्चनियर है वो उसको मिला, लेकिन उसने उसको रख दिया और वो भूल गया और उसको याद ही नहीं है. तो डेफिनेटली जब याद नहीं रहा, किसी ड्रॉ में रख गया, या वो बाद में देने के उसमें हुआ कि चलो जी मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया, तो एक तो हो गया कि नॉन रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि उसने भेजा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल जो है वो आपका वो सैम्पल एलिमेंट है, या शायद बेशक अगर वो कंप्लीट इनोमिनेशन हो रही है तो डेफिनेटली उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता. जब ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स एरर. दूसरी कंडीशन ये होती है कि सम टाइम जो रिस्पोंडेंट है वो आपको रिस्पॉन्स तो कर देता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स वो नहीं देता, तो वहाँ पे भी उनको भी हम कंसिडर करते हैं कि उसने जो उनको बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब उसको समझ नहीं आई और उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ये जो चीज़ है ये क्या होगा, नॉन रिस्पॉन्स.
और इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ नॉन रिस्पॉन्स एरर। अब तीसरा जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है बाइसनेस। बाइस एरर जो है, बाइसनेस क्या होती है, इसको आमतौर पे हम कहते हैं पर्सनल एरर का नाम भी इसको दिया जाता है। बाइसनेस एक्चुअली क्या चीज़ है, बाइस्ड एरर या पर्सनल एरर, ये हमारे पास जो है क्यों अकर होता है। देखिए, बाइस एरर या पर्सनल एरर ऐसा है कि जो भी रिस्पोंडेंट है वो जानबूझ के उस क्वेश्चन का गलत आंसर दे, जबकि उसको सही मालूमात हैं, सही आंसर उसको पता है, लेकिन वो गलत आंसर देता है। इसको हम बाइस्ड एरर या पर्सनल एरर कहते हैं। चाहे वो किसी के फेवर में वो चीज़ करे या उसको नुकसान देने के लिए करे, इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर, मीन्स जानबूझ के गलत आंसर देना। देखिए, रिस्पॉन्स एरर में और पर्सनल एरर में बहुत थोड़ा सा फर्क है। रिस्पॉन्स एरर जो है कि आप रिस्पॉन्स तो कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो, जबकि पर्सनल एरर क्या है कि आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हो आपको पता है कि एक्चुअल क्या है और आप उसके अगेंस्ट जो है वो आंसर कर रहे हो, सही आंसर नहीं दे रहे बल्कि जानबूझ के गलत आंसर कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर और बाइस एरर। ये जो तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आमतौर पे हम जब भी कोई भी सर्वे करेंगे उसके अंदर ये लाजमी जो है वो डिप्राइव होते हैं, ये लाजमी अगर करते हैं, इसलिए ये तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अब जो हम एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है वो जो है वो हमारा है कि मेथड यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको बहुत ही क्योंकि अगर एग्ज़ाम के लिहाज से तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, इसमें से लाजमी कोई क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, पहला मेथड जो है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल मेथड या पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड को आमतौर पे फेस टू फेस इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। आमतौर पे यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में कि जो रिसर्चर है वो रिसर्चर क्या करेगा, वो खुद जो है वो जाएगा और डेटा को जो है वो कलेक्ट करेगा, जो भी हमारे पास है यहाँ पे डायरेक्टली जो सोर्स है सोर्स के पास चला जाएगा। सोर्स कि वो इंडिविजुअल है उसको अपने सामने बिठाएगा और फिर उससे जो है वो इंटरव्यू लेगा। अब देखिए, जब एक पर्सन को बिल्कुल आप सामने बिठा देते हैं, वो आपके सामने मौजूद है और अब वो जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं वो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की फॉर्म में करेंगे। देखिए, पहले तो हम इसको कर चुके हैं एक्सप्लेन कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है। अब इसके एडवांटेजेस में जो पहली चीज़ है वो क्या है कि ये जो होता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। वाई इट्स अ मोस्ट एक्यूरेट मेथड? क्योंकि डेफिनेटली एक रिसर्चर है, उसने एक क्वेश्चनियर डेवलप किया और अब वो जब रिस्पोंडेंट के पास गया तो रिस्पोंडेंट्स को सामने बिठा के और वो इन्वेस्टिगेट करेगा। अब क्योंकि देखिए, एक क्वेश्चनियर रिसर्चर ने तैयार किया और वो हर चीज़ अपने टॉपिक लिटरेचर के बारे में जानता है, उसको पता है कि वो क्या करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इसको कंडक्ट करेगा। सो दैट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ये हमारे पास है। दूसरी बात, अगर आप देखिए कि यहाँ बात हो रही है कि ये नॉन रिस्पॉन्स एरर जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो होगा? नॉन रिस्पॉन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ऐसा एरर जब कोई आंसर या तो आपको वो चीज़ वापस नहीं भेजता और या कुछ उस जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्वेश्चनियर है उसके अंदर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो वो अटेम्प्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब जब आप वहाँ मौजूद हो, वो रिस्पोंडेंट आपके सामने बैठा है, तो डेफिनेटली नॉन रिस्पॉन्स के तो चांसेस ही नहीं है। नॉन रिस्पॉन्स यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास आ रहा है कि हमारा जिसको हम रिस्पॉन्स एरर की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है कि दोनों जगह मैंने जो है लिखा नो रिस्पॉन्स एरर और ज़ीरो रिस्पॉन्स एरर, कि जो हमारे पास है रिस्पॉन्स एरर जो है
वो हमारे पास 0 कैसे होगा। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिस्पॉन्स एरर है वो क्यों बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली जब आप सामने बैठे हैं, आपने एक क्वेश्चन जो है वो रिस्पोंडेंट से किया, अब जब आपको वो रिप्लाई करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो क्वेश्चन ये इंग्लिश में है, तो अगर उस बंदे को इंग्लिश समझ नहीं आती तो डेफिनेटली आप उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दोगे। और हो सकता है कि अगर उसको उर्दू में भी वो चीज़ समझ नहीं आती तो आप 1, 2, 3 एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन कर दोगे। तो अब वो जो आंसर उस क्वेश्चन का देगा तो वो डेफिनेटली वो उसको बहुत समझ के जो है देगा, इसलिए वहाँ पे जो हमारे पास है जो रिस्पॉन्स एरर जो है वो क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात आती है जो नॉन रिस्पॉन्स एरर है वो निग्लिजिबल है। यहाँ पे निग्लिजिबल इसलिए करते हैं कि डेफिनेटली शायद हो सकता है कि इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी हो सकता है कि वो कुछ रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा दे दे जो निग्लिजिबल हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये क्या है, निग्लिजिबल हो जाता है। मींस जो है नॉन रिस्पॉन्स एरर, अब वो तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि जो आप उसके पास पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली नॉन रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स एरर जो है वो निग्लिजिबल होगा, अगर फिर भी कोई ऐसे चांसेस हैं तो 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसमें पहला जो डिसएडवांटेज है, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। किस तरह ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि जब आप एक रिस्पोंडेंट की तरफ जाओगे, फॉर एग्जांपल वो रिस्पोंडेंट अगर आपके पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में है तो डेफिनेटली आप उस तक अप्रोच करोगे तो टाइम ज़रूर लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, डेफिनेटली आपको आने जाने में के एक्सपेंस भी ज़रूर होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होंगे, बाकी चीज़ें होंगी, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। एंड देन हम इन कहते हैं इन सम केसेस हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो बायसनेस भी या पर्सनल एरर भी होगा कि अगर रिसर्चर का जो है वो कोई अपना इंटरेस्ट है। देखिए हमेशा हम ये बात ज़रूर करते हैं कि जब भी रिसर्च की जाती है तो रिसर्च हमेशा बेनिफिट ऑफ सोसाइटी ही होती है। जब किसी रिसर्चर का या उसका अगर अपना कोई पर्सनल उसमें इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो अपने उस इंटरेस्ट के लिए ज़रूर ये चीज़ें करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो उसमें ये पर्सनल एरर भी इंट्रोड्यूस हो जाए। लेकिन हम यहाँ पे यही बात करते हैं कि डेफिनेटली हम इस बात को एज्यूम ये करते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है इन्वेस्टिगेट करेगा वो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी करेगा, कि किसी सोसाइटी के भलाई के लिए की जाए, ना कि अपने पर्सनल जो है वो फ़ायदे के लिए चीज़ को किया जाए। और दूसरा मेथड जो हम आमतौर पे करते हैं वो है हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या है, देखिए बहुत दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि हमें ऐसा रिक्वायर्ड हो, ऐसे हालात हमारे सामने आ जाते हैं जहां हमें इस बात का अंदेशा हो कि जो रिस्पोंडेंट है वो कुछ न कुछ हमसे छुपा लेगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें करेक्ट जो है वो नहीं देगा। मोस्टली ऐसा होता है, जैसे हम आमतौर पे कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, अगर उनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो किस तरह वो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यही बात करते हैं कि हम हज़ारा यूनिवर्सिटी के ही टीचर्स से या इस तरह की कोई हम सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं कि हम उनसे इन्वेस्टिगेट करें कि वो किस तरह पढ़ाते हैं। अब रिस्पोंडेंट है और डेफिनेटली अगर मैं एक टीचर के पास जाऊं और उससे पूछूं तो वो डेफिनेटली वो अपनी खामियों को हाइड कर देगा और खूबियों को बयान करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम उस बंदे से डायरेक्ट नहीं करते बट इनडायरेक्टली हम उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है हम उसके किसी कलीग से जाके कर लें, उसके किसी दोस्त से हम कर लें, उसके किसी नेबर से कर लें। तो हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन करते हैं वो किसी थर्ड पर्सन से करते हैं जो कि उस पर्सन को जो है वो जानता हो, तो उससे हम उसकी इन्फॉर्मेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो हैं हम वो कलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं हम कैसे इसके क्या कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास जो है इस भी है कि कम टाइम कंज्यूमिंग है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट मेथड। डेफिनेटली डायरेक्ट मेथड से किस तरह है लेस है। देखिए बाद दफ़ा डायरेक्ट मेथड क्योंकि आपने तो डायरेक्ट रिस्पोंडेंट तक पहुँचना है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसकी जान पहचान वाला जो इंसान है वो आपको आपके करीबी ही कहीं मिल जाता है।
तो डेफिनेटली लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस एक्सपेंसिव है निस्बतन एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा जो है वो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग जो है वो होता है। इसमें अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो है इसके जो है इस मेथड के एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। सॉरी, थोड़ा सा ये मैं देख लेता हूँ। उसमें से हमारे पास क्या है डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हमारे पास इस मेथड इनडायरेक्ट मेथड के क्या हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि प्लेस मिसप्लेस है, पहले पेज यहाँ पे। हाँ, अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस दो ही हैं, एक जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट मेथड। अब अगर हम आ जाते हैं कि इसके डिसएडवांटेज की तरफ, तो दैट बी मोस्ट बायस्ड मेथड। अब देखिए बायसनेस या पर्सनल एरर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कैसे पर्सनल एरर? डेफिनेटली अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे ही कलीग से मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि मुझसे तो डायरेक्ट लेनी नहीं है, आपने मेरे किसी कलीग से लेनी है, तो डेफिनेटली अगर वो मेरा दोस्त है तो मेरी खूबियों को बढ़ा चढ़ा के बयान करेगा, शायद जो मुझ में नहीं भी है। और अगर वो उसका मेरे साथ नहीं है अच्छे ताल्लुकात, तो डेफिनेटली वो मेरे बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो शायद मुझ में ना हो और मेरी खामियां वो पोर्ट्रे करे। इसी तरह जैसे हमने वहाँ जिक्र किया कि गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, अगर उनकी इनकम के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाए, कोई टैक्स ऑफिसर आता है, तो डेफिनेटली इसमें ये ज़रूर होता है कि वो अपनी इनकम को छुपा लें, अपने कुछ कारोबार को छुपा लें। मीन्स वो अपनी डायरेक्टली वो चीज़ें ना बताएं। तो इस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनके किसी नेबर से, किसी दोस्त से, किसी कलीग से उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है कि रिस्पॉन्स एरर जो है वो मोर देन डायरेक्ट मेथड। रिस्पॉन्स एरर क्या है कि हो सकता है कि जो मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, जो उससे क्वेश्चन किया जाए, हो सकता है कि वो उसको ना हो और वो रिप्लाई कर दे। शायद जानबूझ के गलत नहीं कर रहा, लेकिन उसको शायद वो नहीं पता और वो उनको रिस्पॉन्स की फॉर्म में कर रहा है, वो रिस्पॉन्स करता जा रहा है। तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स एरर हाई होगा। नॉन रिस्पॉन्स एरर भी हो सकता है कि मेरे कलीग को बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में नहीं पता हों, तो वो डेफिनेटली रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मेरे नेबर को नहीं पता होगा तो नहीं करेगा। तो इसके अंदर नॉन रिस्पॉन्स एरर भी हाई है एज़ कम्पेयर टू जो डायरेक्ट मेथड है। और डेफिनेटली इट्स नॉट एज एक्यूरेट टू द डायरेक्ट मेथड। जिस तरह का डायरेक्ट मेथड है, डेफिनेटली आप सामने बैठे हुए हो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो मोस्ट एक्यूरेट है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस मेथड की, तो ये मेथड एज एक्यूरेट नहीं है जैसा कि हम बात करते हैं कि हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है मेल बैक क्वेश्चनियर मेथड और पोस्टल मेथड। ये हम मोस्टली जो है और ये हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेल मेथड जो है आमतौर पे, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे कि आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो बहुत जो है वो इम्प्रूव कर गई हैं, उनमें बहुत डेवलपमेंट आ गई है। तो मोस्टली जो है वो ईमेल के ज़रिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को यूज़ करके भी ये मेल मेथड होते हैं, लेकिन उसको हम बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम डिस्कस करते हैं कि पोस्टल मेथड क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्वेश्चनियर, एक लफ्ज़ जो है वो क्वेश्चनियर बार बार मैं करूँ, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चनियर क्या होता है। देखिए, क्वेश्चनियर क्या है। क्वेश्चनियर जब कोई रिसर्चर जिस टॉपिक पे रिसर्च करता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके कुछ गोल्स होते हैं कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लेगा। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो एक क्वेश्चन पेपर बना लेता है, एक क्वेश्चनियर बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे स्टैटिस्टिक्स, तो अगर इन टर्म में जब आपकी असेसमेंट करूँगा तो वो असेसमेंट कैसी होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं पढ़ाऊँ और आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन पेपर बनाऊँगा और फिर आपसे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, हम आपको पेपर देते हैं और वहाँ से जो भी आप रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चनियर बनाया जाता है जो हर इंडिविजुअल, यही क्वेश्चनियर
एक इंडिविजुअल से पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन दूसरे से, वही क्वेश्चन तीसरे से, वही चौथे से। जैसा कि ऐसा होता है कि हम क्लास के अंदर भी एक टेस्ट देते हैं तो सभी के लिए एक जैसा टेस्ट होता है, तो यहाँ पे भी हमारा जो क्वेश्चन ईयर होगा वो एक ही यकसा होगा, यूनिफॉर्म बेस करेगा सभी इंडिविजुअल के लिए। सो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन ईयर को बाय पोस्ट जो है रिस्पोंडेंट को सेंड कर देते हैं। अब क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट है वो उसको पढ़ने के बाद हमें सेंड बैक करता है, रिप्लाई करता है, रिटर्न करता है। अब अगर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि जी इसके एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज है कि ये मोस्ट चीपेस्ट मेथड है, सबसे सस्ता तरीन, लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू, और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि हम यहाँ ये बात करते हैं कि जो क्वेश्चन ईयर मेथड है, पोस्टल मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन रख लेते हैं, एक हम डेफिनेटली जो भी रिस्पोंडेंट है उसको इसकी कंपल्शन देते हैं कि आपने इसके अंदर हमें रिटर्न करना है। डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो डेफिनेटली इज़ नॉट एक्यूरेट एज द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा तो एक्यूरेट नहीं है। किस तरह एक्यूरेट, क्योंकि दूसरी बात देखिए, सेकंड जो है हम कहते हैं नॉन रिस्पांस एरर इज़ हाई। नॉन रिस्पांस डेफिनेटली इसमें दो कंडीशंस मैंने बताई, हो सकता है जो रिस्पोंडेंट है वो रख के भूल जाए, और अगर हमें वो सेंड बैक भी करता है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसका वो रिप्लाई ना करे, तो डेफिनेटली ये हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कहते हैं कि नॉन रिस्पांस एरर जो है वो हाई होता है बाकी दोनों मेथड से। इसी तरह तीसरा है कि रिस्पांस एरर जो है वो मैक्सिमम है। कैसे मैक्सिमम है, देखिए अब एक क्वेश्चन ईयर एक रिस्पोंडेंट के सामने है, अब उसको बहुत सारे क्वेश्चंस की हो सकता है समझ ही ना आए, उन टर्म्स को समझ ही ना पा रहा हो, उसको कोई एक्सप्लेन करने वाला उसके सामने नहीं है, तो डेफिनेटली वो जो रिस्पांस कर सकता है वो रिस्पांस ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें उसको खुद भी उनका सही अंदाज़ा ना हो। सो ये हमारे पास जो है वो आ जाता है पोस्टल मेथड। उसके बाद हमारे पास जो है वो है क्वेश्चनियर थ्रू एनोमरेटर्स। क्वेश्चनियर थ्रू एनोमरेटर्स, एक तो ये चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि क्वेश्चनियर थ्रू एनोमरेटर्स जो होता है ये बहुत एक्सपेंसिव किस्म के सर्वेज होते हैं, लाइक इसमें बहुत पैसा, बहुत टाइम इन्वॉल्व होता है, तो डेफिनेटली ये आम तौर पे जो है गवर्नमेंट लेवल के सर्वेज होते हैं। जैसे पॉपुलेशन सेंसस की बात की जाए, कंट्री सेंसस की होती है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे इलेक्शन आपने देखे होंगे, एक बहुत बड़ा टाइम इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। ऐसी सर्वेज में, ऐसी सिचुएशंस में जो है वो और ये वाले मेथड जो अप्लाई किया जाता है कि एनुमरेटर्स मेथड्स को जो है अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हम एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ट्रेन जो एनुमरेटर्स हैं उनको हायर करते हैं। इन दिस मेथड द ट्रेन हायर्ड एनुमरेटर गैदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, ट्रेन एंड हायर्ड मीन्स हमने उनको ट्रेनिंग भी देनी है और उनको इंसेंटिव भी देना है, ताकि वो हमारे इंसेंटिव की बात इसलिए करनी है क्योंकि वो हमारे लिए एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन करें। ये मेथड ऑलमोस्ट ऐसा मेथड है जैसा कि डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपने जो भी एनुमरेटर्स करने हैं पहले उनको एक इंसेंटिव देना है, एक उनको पैसे की फॉर्म में देना है, ताकि वो उनको हायर करना है, ताकि उनके पास उनको अपने लिए अपनी कमाई का कोई ज़रिया होना चाहिए। हायर्ड जो हम कहते हैं, हायरिंग की जाती है, और दूसरा ट्रेन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग की जाती है और फिर वो जाके आपके लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, मोस्टली जो है क्या होता है कि टीचर्स को किया जाता है, भेजा जाता है, और क्योंकि ऑलरेडी पहले उनको ट्रेन किया जाता है और डेफिनेटली उनको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाता है उसके साथ। इसी तरह आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन सेंसस जब की जाती है तो इसीलिए इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को जो है वो हायर किया जाता है, फिर उनको ट्रेन किया जाता है। और आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन के लिए एक परफॉर्मा सा होता है, उसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होती हैं, वो एक किस्म का क्वेश्चन ईयर होता है जो उन एनुमरेटर्स को दिया जाता है, और वो फिर जाके वहाँ जो भी रिस्पोंडेंट हैं उनसे जाके डोर टू डोर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। सो इसमें देखिए जो पहली बात ये है कि हम इसके एडवांटेजेस में करें तो दैट बी ए मोस्ट एक्यूरेट मेथड। क्यों एक्यूरेट मेथड है? इसलिए कि जब देखिए कि आपने एनुमरेटर्स को ट्रेन किया, ट्रेनिंग के बाद उनको
आप एक जगह भेजते हो, उनको हर एक वो बिल्कुल उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चनियर के बारे में जैसे कि आपके पास खुद होती है, वो आपके लिए जा रहे हो, तो डेफिनेटली दैट बी अ मोस्ट एक्यूरेट मेथड। दूसरी बात आती है कि हम जब कहते हैं कि रिस्पांस एरर इज़ मिनिमम, क्यों मिनिमम होगा? डेफिनेटली वो ट्रेन हैं, जब वो जाते हैं और जाके तो वो वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी, बहुत सारे सेंसेस में लोगों को इस बुनियाद के ऊपर भी भेजा जाता है, जैसे लोकल लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, फिर लैंग्वेज की बुनियाद पे भी किया जाता है कि अगर वो पढ़े लिखे हैं, उनको ट्रेन किया, और लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक बंदा जो है वो कहीं हम उसको भेज देते हैं धीर में, सवात में भेज देते हैं, और उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती और वो वहाँ जाके वहाँ पे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अगर उसको इंग्लिश में समझ नहीं आती, फिर उसको उर्दू समझ नहीं आती, तो डेफिनेटली हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसे बंदे को भेजना पड़ेगा कि जो लोकल जो है वो लोकल लोगों को कवर कर सके। तो इसलिए ऐसे जब सेंसस की जाती है तो इसको प्रेफर किया जाता है कि लोकल लोगों को, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए। सो डेफिनेटली वो उसको एक्सप्लेन कर देगा, अपनी ज़ुबान में करेगा, ज़्यादा एग्जांपल से करेगा। डेफिनेटली अब जो वो रिस्पांस देगा वो समझ बूझ के देगा, डेफिनेटली रिस्पांस एरर मिनिमम होगा। नॉन रिस्पांस की बात हम जब करते हैं कि जो है नॉन रिस्पांस जो है वो लेस देन पोस्टल मेथड होगा, कि डेफिनेटली आप जब अप्रोच कर जाते हो, वहाँ तक चले जाते हो, तो नॉन रिस्पांस जो है वो कम से कम होगा। हो सकता है कि शायद फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो ना दे सके, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है जो है बहुत लेस होता है, तो ये आपके इसके एडवांटेजेस के अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में डेफिनेटली मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये कुछ ऐसा किस्म की रिसर्च सर्वेज होते हैं जहाँ पे बहुत टाइम और बहुत जो है वो पैसा इन्वॉल्व हो, सो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड जो है वो हमारे पास ये यूज़ हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो लास्ट मेथड है वो हमारे पास है कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज समटाइम ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ जो सर्वेज होते हैं वो बहुत छोटे सी लोकेलिटी के लिए या किसी रिक्वायर्ड छोटे इलाके के लिए होते हैं कि हमें स्मॉल स्केल, उसके लिए इतना लार्ज स्केल नहीं होता, तो फिर हम उसमें ये मेथड भी यूज़ करते हैं जिसमें हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि वहाँ पे उन चीज़ों को किस तरह जो है वो उनको लिया जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो लोकल सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हमने लिखा कि जैसे जो है वो टाउन कमेटी जो है उसकी भी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें से लोगों से आप जाके उनको अप्रोच करते हैं और जाके उनको अपनी इन्फॉर्मेशन आप उनको दे देते हैं, उनको कहते हैं कि इस इलाके में से जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए कहते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, डेफिनेटली एरिया नाज़िम के पास आप चले जाएँ, क्योंकि उस एरिया के सभी लोगों से वाकिफ़ होता है, तो वो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर देता है। इसी तरह मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ NGOs जो है मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही होती हैं और उनको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो वो क्या करती हैं वहाँ के इलाके के बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है वो आपको भेज देते हैं। डेफिनेटली इसके एडवांटेजेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि ये हमारे पास लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि स्मॉल स्केल पे होता है, एक्सपेंस भी लेस होता है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना होता है और बाकी वो मोस्टली ये जो होता है ये मोस्टली जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चीज़ें कर रही होती हैं, इसलिए हम उनको प्रेफर कर रहे होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस में देखें तो रिस्पांस एरर हाई होगा, डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी शायद वो एरिया नाज़िम है उसको दे रहा हो, उसको समझा ना पा रहा हो, जो आपने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो उसको उन टर्म्स का ना पता हो, तो डेफिनेटली रिस्पांस एरर मौजूद होगा। नॉन रिस्पांस भी हो सकता है कि बहुत सारे सवाल के वो जवाब नहीं देगा, और बाइस एरर डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई NGO, कोई नाज़िम कुछ अपने मफादात के लिए, कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ के लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी दे सकते हैं जिसमें ये बाइसनेस जो है वो मौजूद हो सकती है। ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। ये जो सभी के सब मेथड थे ये प्राइमरी कलेक्शन के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, उसके बाद हमारे पास पोस्टल मेथड है, क्वेश्चनियर मेथड है,
बाय एनुमरेटर्स है। और उसके बाद जो हमने बात की लोकल जो आपकी सोर्सेज हैं उनको यूज़ करके हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। चाहे वो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, चाहे आप वो सैम्पल सर्वे या कंप्लीट एनुमरेशन करें, तो दोनों केसेस में हम यही मेथड यूज़ करते हैं। अब कुछ सोर्सेज हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि सेकेंडरी डेटा के लिए। देखिए, सेकेंडरी डेटा की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऐसा डेटा होता है जो कि ऑलरेडी किसी न किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से गुजरा होता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी पे या अखबार में एक न्यूज़ पढ़ते हो तो डेफिनेटली वो सेकेंडरी न्यूज़ है। प्राइमरी न्यूज़ क्यों थी कि जो रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्ट करता है, वो जाता है और इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके लिए क्या है, वो प्राइमरी है। फिर उसके बाद उसने अखबार में दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आई, फिर प्रिंट मीडिया के ऊपर आती है, वट एवर दैट इज़, तो वो हमारे पास सेकेंडरी हो जाता है। इसी तरह देखिए, बहुत सारे हमारे पास ऑफिशियल पब्लिकेशंस होती हैं, फेडरल और प्रोविंशियल ब्यूरोज ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, एग्रीकल्चर होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जब हम इन इदारों से डेटा लेते हैं अपने रिक्वायर के लिए, तो वो हमारे लिए क्या होता है, सेकेंडरी होता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके ऊपर ऑलरेडी जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर किया हुआ होता है। आप उनसे उनकी इंफॉर्मेशन अपने यूज़ के लिए ले लेते हैं। इसी तरह अगर आप डायरेक्टली कोई मेथड यूज़ करते हैं और आपने उसके ऊपर रिसर्च की और अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया, लेकिन एक और आपका क्लास फेलो है, वो भी अगर उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता है और वो टाइम की बचत के लिए वो कहता है कि अगर आपने, क्योंकि जो डेटा इकट्ठा किया हुआ है, आप वो मुझे प्रोवाइड कर दें, ताकि अगर आप वो उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो डेफिनेटली जो होगा वो उसके लिए सेकेंडरी होगा। इसी तरह सेमी ऑफिशियल इदारे जो हैं वो हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। और इसी तरह सेमी गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, आप उनसे लेते हैं। इसी तरह पब्लिकेशंस, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, टेक्निकल्स एंड ट्रेड जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारे पास जो है सेकेंडरी सोर्सेज हैं। होपफुली स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आप को नहीं समझ आ रही, तो आप ज़रूर मुझे क्वेश्चंस कीजिए। मैंने ये चीज़ें आपको LMS पे भी मौजूद हैं, ग्रुप में भी शेयर हुई हुई हैं, और ग्रुप में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आने वाली जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर आपके क्वेश्चंस को मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना कर सकते हैं आपके लिए आसान करके करेंगे, लेकिन अगर आपका फीडबैक रहेगा तो ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि जितना अच्छी तरह आप करेंगे उतना इंशाल्लाह हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि आप बेहतर से बेहतरीन तक जाएं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।